सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। सुपर टैट में हम लोग संस्कृत में संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? संधि में हम लोगों ने व्यंजन संधि तक पढ़ लिया था। जैसा कि संधि शुरू की थी, वहां से संधि की परिभाषाएं, संधि से संबंधित जो पूर्व प्रश्न थे वो, और स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों का प्रकार में से मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा दी थी। जैसा कि जब स्वर पढ़ाया था तो स्वर में आपसे जो भी प्रश्न बन रहे थे वो सभी बता दिए थे, व्यंजन के भी आपको सभी प्रकार बता दिए, कौन से प्रकार होते, क्या क्या इसमें व्यंजन संधि के मतलब क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, तो कि जीरो से हीरो, और हम यहाँ बता रहे हैं कि जीरो से सुपर हीरो संधि हो जाएगी। ठीक है, शुरू से बहुत छोटे लेवल से संधि शुरू की थी और आज हम व्यंजन संधि पढ़ के और आज विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि संधि में विसर्ग संधि से कैसे प्रश्न आते हैं और इसमें भी क्या संधि के नाम होते हैं। ठीक है, और होते हैं तो क्या पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग सुपर टैट के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सुपर टैट में हम एक दो नाम आपको बताएंगे कि विसर्ग संधि में ये नाम होते हैं। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ ऐसा पूछा जाता कोई संधि देके कि इसमें कौन सी संधि है, अगर विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, या फिर इनमें से कोई कई उदाहरण दिए जाएंगे कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। यहाँ विसर्ग संधि में कोई आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा और कितने प्रकार की विसर्ग संधि होती है ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है। तो यहाँ सिर्फ हम इसके नियम पढ़ेंगे और जानेंगे कि विसर्ग संधि का मेल कब किससे होता है। ठीक है, तो इसके नियम पढ़ेंगे और एक दो हम नाम जान लेंगे कि विसर्ग संधि में ऐसे नाम होते हैं। ठीक है, और आपका जो व्यंजन संधि है उसमें भी आपके कोई नाम नहीं पूछे जा सकते हैं, वहां भी यही पूछा जाता कि ये इसमें से मतलब व्यंजन संधि है या स्वर संधि। स्वर संधि में आपको सभी नाम भी पूछे जाते और उसके अंतर्गत जो संधि होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे? विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो विसर्ग संधि में जैसा कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो विसर्ग है, यहाँ हम विसर्ग ना दे रहे, इसका मेल किसी भी व्यंजन से होता है, व्यंजन से भी होता है। ठीक है, विसर्ग का मेल किसी भी व्यंजन से होता है। थोड़ा सा बड़ा लिखें और अच्छा लिखें ताकि आपको समझ में आए। तो स्वर का मेल क्या होगा? कोई व्यंजन से होता है, व्यंजन से होता है। ठीक है, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से होता है तो भी विसर्ग संधि होती है, या फिर विसर्ग का मेल किसी स्वर से भी हो सकता है। ठीक है, विसर्ग का मेल व्यंजन से भी होता है और विसर्ग का मेल किसी स्वर से भी हो सकता है। दोनों प्रकार में हमारी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, इस प्रकार का जो मेल होता है, उस मेल से जो परिवर्तन होते हैं उनको विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, तो विसर्ग का स्वर और विसर्ग का व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से इसकी परिभाषा हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए कि जो विसर्ग है इसके लिए एक छोटा सा नियम है कि विसर्ग हमेशा ऐसा भी पूछा जा सकता है, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आती है। ठीक है, स्वर के साथ आती है, कभी भी विसर्ग व्यंजन के साथ नहीं लगती है। विसर्ग कभी भी व्यंजन के साथ नहीं लगती है। जैसे हमने लिखा ये राम, इसमें आपको पता माँ के साथ आ है तो यहाँ आपका विसर्ग लग जाएगा और शब्द बन जाएगा राम। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होता हरी, रा पे ई की मात्रा होती है, विसर्ग लग जाता है तो हरी ही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो भी वर्ड होते हैं विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आती है।
कभी भी इस तरह के जो वर्ड होंगे, जैसे आपने इस तरह से हलंत लगा दिया और ये हलंत लगा दिया, ये व्यंजन है, इसमें कभी भी आपको विसर्ग लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये आप जान गए कि विसर्ग हमेशा स्वर के साथ आती है, और विसर्ग का व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बहुत ही सरल है इतना यहाँ तक। तो आगे देखते हैं कि विसर्ग संधि में क्या क्या नाम होते हैं और इनके क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप किस तरह से क्या पढ़ेंगे। तो पहली संधि आपकी होती विसर्ग संधि में, पहली संधि होती है सत्व संधि। क्या होती है? सत्व संधि। देखा आपने, विसर्ग संधि में भी हमारा संधि का नाम होता है, जैसे स्वर संधि में नाम होते थे और व्यंजन संधि में होते थे, उसी तरह से यहाँ पे विसर्ग संधि में भी आपका संधि के अंतर्गत नाम है सत्व संधि, और उन सभी में सूत्र होते थे। तो उसी के जैसे इसमें भी किसी के सूत्र होते हैं, कोई नियम पे काम करता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से होते हैं। इसका सूत्र है, सत्व संधि का सूत्र है, सूत्र बता दे रहे यहाँ पे आपको। इसका सूत्र है विसर्ज विसर्ज नियस नियस विसर्ज नियस सहा। ठीक है, विसर्ज नियस सहा, ये इसका सूत्र है, विसर्ज नियस सहा। तो यहाँ आपसे बिल्कुल सूत्र नहीं पूछा जाएगा, ऐसी बिल्कुल चिंता ना करें कि हमें ये सूत्र कैसे याद होगा और ये मतलब पूछा गया तो क्या करेंगे। आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि विसर्ज नियस किस संधि का सूत्र है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विसर्ज, यहाँ विसर्ग का मतलब है विसर्ग। ठीक है, तो आपको दिख रहा कि विसर्ग लिखा है तो विसर्ग संधि का ही सूत्र होगा। ठीक है, विसर्ग लिखा है तो क्या हो सकता है, विसर्ग संधि का ही सूत्र हो सकता है। तो इसलिए आप रिलेट भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस नियम में ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, नियम ये है, इसका नियम लिख लो। नियम ये है, यहाँ पे आप नियम पढ़ेंगे सिर्फ। नियम ये है कि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद चा छा आए। ठीक है, विसर्ग के बाद चा छा आए तो जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का इस तरह से सा हो जाता है। नियम पूरा लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं यहाँ पे आपको लिखेंगे। नियम नंबर पहला मान लेंगे इसको, क्योंकि विसर्ग संधि में पहला नियम है। ठीक है, लिखेंगे विसर्ग के बाद चा या छा। ठीक है, चा या छा कोई भी हो सकते हैं, चा भी आ सकता है या छा भी आ सकता है। विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। कौन सा मैंने बनाया, आपका तालब सा, वो भी कैसा बनाया, हलंत वाला। इसका मतलब यहाँ पे स्वर नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने बनाया वैसा ही आपको अगर ऑप्शन में इस तरह से सा मिला तो ये गलत हो जाएगा। विसर्ग का सा बनता है आधा। कैसा बनता है, आधा सा। और आधे सा को मतलब व्यंजन को हलंत से पहचान करते हैं। अगर हमने हलंत लगा दी तो यहाँ से स्वर इसका निकल गया है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो जैसे देखेंगे उदाहरण में देख लेंगे हम लोग, उदाहरण देख लेंगे जैसे निहि प्लस छलम, निहि प्लस छलम। तो हमने आपको अभी बताया, क्या बताया कि विसर्ग के बाद चा और छा में से कोई आए तो इस विसर्ग का ये तालव्य सा हो जाता है। तो यही आप कर देंगे कि विसर्ग का आप क्या कर दिया, तालव्य सा, कैसा, आधा, और आगे वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, शब्द बन गया निश्चलम। क्या बन गया, निश्चलम। समझ में आ रहा है आपको? तो हाँ बच्चों, तो देखेंगे कि निहि प्लस छलम क्या हो गया, निश्चलम। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से विसर्ग का सा बन गया। यहाँ ये नियम था, और आपका ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि किस नियम, किस सूत्र से हुआ और विसर्ग संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है, ये नहीं आप याद रखेंगे। ठीक, अगला जैसे निहि, निहि प्लस
चयः, निहि प्लस चयः। तो यहाँ पे चा आ गया, आपका क्या आ गया, चा आ गया। तो चा हो या छा हो, आपको क्या करना, दोनों में विसर्ग का सा ही बना देना है। निश्चयः, ठीक है, निश्चयः। तो इस तरह से कितना सरल विसर्ग संधि, और इस तरह से आपके जो उदाहरण हैं वो बनते चले जाएंगे। रामः प्लस चलति लिखा हो, रामः प्लस चलति लिखा हो, क्या हो जाएगा, रामस चलति, क्या हो जाएगा, रामस चलति। ठीक है बेटा, तो आपने देखा रामः प्लस चलति, रामस चलति, निहि प्लस चया, निश्चयः, निहि प्लस छलम, निश्छलम। तो जब भी आपको इस तरह से संधि मिले और पूछा जाए क्या बनेगा, तो बहुत ही सरल, और इस तरह से दे दिया जाए तो विच्छेद में किस तरह से बनाएंगे, या फिर इन दोनों को किसी में से एक को दे करके आपको नाम पूछा जा सकता, जैसा कि ऐसा दिया गया है, तब आपको विसर्ग संधि बताना बहुत आसान होता है, क्योंकि विसर्ग देखा तो विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि ये सा कैसे आया है, विसर्ग से आया है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो सकती है। ठीक है, आगे और उदाहरण देख लेंगे। निहि, निहि प्लस, निहि प्लस छल लिख दें, अगर छल लिख दें, निहि प्लस, ये तो हो ही गया निहि प्लस छलम। ठीक है, ये उदाहरण हमारा हो गया, निहि प्लस छलम, वही होगा, एक ही बात होगी, निहि प्लस चय, दोनों हो चुके हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण लिखा हो, क्या लिखा हो, हरिहि, हरिहि प्लस चंद्र। ठीक है, हरिहि प्लस चंद्रहा, हरि प्लस चंद्रहा। विसर्ग के बाद चा आया, विसर्ग किस में बदल जाएगा, सीटी वाले सा में, आपका शब्द बन जाएगा हरिश्चंद्रहा, हरिश्चंद्रहा। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपके जो भी उदाहरण मिलेंगे तो वो सब किसके हो जाएंगे। यहाँ इन्होंने कुछ नहीं कहा क्या आए क्या नहीं आए, सिर्फ विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का सा बना देना है। गौ प्लस चलती, गौ प्लस चलती, गौस चलती, सभी में एक ही जैसा हो रहा, कोई यहाँ अपवाद तरह का जो उदाहरण है वो नहीं है। तो बहुत ही सरल शब्दों में आपने जान ली कि अगर विसर्ग के बाद चा, विसर्ग के बाद छा और चा में से कुछ भी हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम ये है कि यदि विसर्ग के बाद, नियम यहां लिख दे रहे हैं, अगला नियम, ठीक है, इसमें था विसर्ग के बाद चा छाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद टा ठा आए। ठीक है, क्या आए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे कि विसर्ग के बाद टा और ठा आए तो जो विसर्ग है इसका, इस विसर्ग का आपका इस तरह का सा बन जाता है। कौन सा, मूर्धन्य सा बन जाता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, विसर्ग के बाद टा और ठा आए, टा ठा आए, ठीक है, टा ठा आए तो विसर्ग का क्या बन जाता है, तो विसर्ग का सा बन जाता है। ठीक है, विसर्ग का सा बन जाता है। कौन सा सा, मूर्धन्य सा। ठीक है, देखेंगे उदाहरण के तौर से देखेंगे कि किस तरह से टा और ठा के आने पर विसर्ग का सा बन जाता है। तो उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में धनुहु प्लस टंकारः, धनुहु प्लस टंकारः। तो विसर्ग के बाद क्या आया, टा, तो विसर्ग के बाद टा आने पर विसर्ग का सा, कौन सा, मूर्धन्य सा
बन जाता है। कैसा? आधा बनता है, इसीलिए आपका इस तरह से बन जाएगा धनुष टंकारा। यहां आपको दिखाई दे रहा है धनुष टंकारा, ठीक है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है धनु प्लस टंकारा, धनुष टंकारा। अगला देखेंगे उदाहरण, निहि प्लस ठुर, निहि प्लस ठुरहा, निहि प्लस ठुरहा। वाटा आया था, यहाँ पे ठा आया है, शब्द बन जाएगा निष्ठुरहा। क्या बन जाएगा? निष्ठुरहा, ठीक है, निष्ठुरहा। अगला देखेंगे, रामः प्लस, रामः प्लस, रामः प्लस षष्ठा। ये भी उदाहरण आपका इसी का है, ठीक है। यहाँ से ये सा आया है, ये अपवाद से समझ लें। तो यहाँ पे क्या होगा, राम माँ का ये सा बन गया, और आगे तीनों आपको ऐसा मैंने एक व्यंजन संधि में उदाहरण भी बताया था। तो ये व्यंजन संधि भी हो सकती है और आपकी विसर्ग संधि भी होती है, ठीक है, दोनों होती है। तो रामा प्लस षष्ठा, तब भी आपका रामा षष्ठा करके टा ठा के नियम में आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला ये होता है, तो यहाँ पे पहला नियम ये था कि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का तालव्य सा बन जाता है, और विसर्ग के बाद टा ठा आए तो विसर्ग का मूर्धन्य सा बन जाता है। इसी में अगला नियम है, इसी में अगला नियम है, ठीक है। इसी में अगला नियम क्या है, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ता और था आए, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आए, ता और था आए, तो विसर्ग का ये वाला आपका दंतव्य सा बन जाता है। क्या बन जाता है? विसर्ग का दंतव्य सा बन जाता है, ठीक है। तो तीनों सा यहाँ बने, कब कब बने, चा छा आने पर तलव्य सा बना, टा और ठा आने पर मूर्धन्य सा बना, ता और था आने पर आपका दंतव्य सा बना। कैसे? जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये वाला सा इस तरह का बन जाएगा, हो जाएगा नमस्ते, नमः प्लस ते नमस्ते। उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नमस्ते में कौन सी संधि है, तो नमः प्लस ते नमस्ते में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? नमस्ते में विसर्ग संधि है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसी तरह से आप समझते रहेंगे कि कैसे उदाहरण संस्कृत में ज्यादा पूछे जाते हैं। संस्कृत का एकदम आपका ठोस सिलेबस है, और जो सिलेबस है उससे ही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपका रिपीटेड या फिर एक सर्टेन निश्चित सिलेबस में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा नमः प्लस ते में, नमस्ते में विसर्ग संधि है। जैसे लिखा हो मनः प्लस ताप, मनः प्लस तापः, ठीक है, मनः प्लस तापः। तो इस विसर्ग का क्या हो गया, आधा सा हो गया मनस्तापः, ठीक, मनस्तापः, मन का ताप, मन का ज्वर बुखार। इस तरह से इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। नमः, नमः प्लस तस्यै, नमः प्लस तस्यै क्या बनता है, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, ठीक है। इसको देख लेना, नमस्तस्यै, नमः प्लस तस्यै नमस्तस्यै। आगे देखेंगे, अगला और उदाहरण एक दो देख लेंगे। विष्णु, विष्णु प्लस तत्र, विष्णु प्लस तत्र, विष्णु तत्र, ठीक है, विष्णु तत्र। तो कितना अच्छा उदाहरण है। इसी तरह से आपको पूछे जाते हैं कि विष्णु तत्र में कौन सी संधि है, तो बताएंगे आप विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होगा, सॉरी विच्छेद क्या होगा, विष्णु प्लस तत्र, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो,
जैसा इसमें एक अपवाद था, इसी तरह से इसमें भी एक उदाहरण है, कृष्णः प्लस सर्पः, कृष्णः प्लस सर्पः। ठीक है, तो कृष्णश कृष्णश सर्पः, ये इसका शब्द बन जाएगा। तो ये भी आपका विसर्ग संधि में इसी नियम से बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया था कि विसर्ग के बाद ताथा आए। ठीक है, क्या बताया गया था, विसर्ग के बाद ताथा आए तो विसर्ग का सा बन जाता है। जैसा कि 3 नियम यहाँ पे मैंने विसर्ग के बाद चाछा, टाठा और ताथा आने के बता दिए हैं। तो आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे और नियम बताते हैं। तो समझ में आ गया बेटा? ठीक है, ये 3 नियम आपने देख लिए, आगे देखते हैं। अगला, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था सत्व संधि, विसर्ग संधि में नाम क्या था, सत्व संधि। अगली विसर्ग संधि में आपका नाम होगा ऋत्व संधि। ठीक है, अगली विसर्ग संधि में संधि का नाम होगा ऋत्व संधि। ठीक, इसी तरह संधि के नाम होते विसर्ग में, जैसे कि सत्व संधि, ऋत्व संधि। ठीक है, और आपका होता है इस तरह से एक दो नाम होते रलोप करके या उत्व, इस तरह से नाम हो जाते हैं। यहाँ पे नाम ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको नाम पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हमारे उदाहरण पे फोकस करना है। तो देखेंगे ऋत्व संधि, क्या देखेंगे, ऋत्व संधि। सूत्र है इसका, सूत्र है सस जुसो, सस जुसो रुहु। ठीक है, ये सूत्र है सस जुसो रुहु, ये सूत्र है। सूत्र जो भी है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका नियम ये है, नियम ये है, सबसे पहला नियम ये है इसमें, इस संधि का पहला नियम ये है, वो जो नियम थे वो सभी सत्व संधि के नियम थे, अभी ये ऋतु संधि के नियम है। ये कह रहा कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद आ हो, क्या हो, आ हो। अभी इन्होंने यहाँ एक फिक्स स्वर दे दिया कि विसर्ग के बाद आ हो। अभी तक विसर्ग के बाद आपने कोई ना कोई व्यंजन देखे थे, यहाँ ये कह रहे विसर्ग के बाद आ हो, तो जो विसर्ग है, विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता, विसर्ग सरल भाषा में लिख लो, विसर्ग का ओ, क्या लिखेंगे, विसर्ग का ओ, और जो बाद वाला आ है, बाद वाला जो आ है, बाद वाला आ है, इसका मैंने आपको पूर्व रूप संधि में पढ़ाया था। ये जो आ है इसका पूर्व रूप, कहने का मतलब अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक, ऐसा होता है, चिन्ह में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे उदाहरण से। तो नियम ये था कि विसर्ग के बाद आ हो, और तो क्या होगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, और बाद वाला जो आ है वो पूर्व रूप अर्थात अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में कहा प्लस अपी, कहा प्लस अपी, मैंने कहा विसर्ग के बाद आ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद आ हो, तो विसर्ग का ओ और ये वाला जो आ है इसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा।
तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोअपी में हमारी पूर्व संधि भी ऐसी ही थी और विसर्ग संधि भी ऐसी ही है। अब वहां अंतर ऐसा था कि अगर विसर्ग संधि है तो यहाँ पे आपका का पे विसर्ग लगा होगा, और ये अगर पूर्व रूप संधि है तो आपका को प्लस अपी इस तरह लिखा जाएगा। अब आपका पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगर ऐसा उदाहरण केवल दिया गया है तो ये विसर्ग संधि भी हो सकता है और पूर्व रूप संधि भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला और उदाहरण देखते हैं। इसमें सह प्लस अपवाद, अप गलत लिख गया, अपवादः, सह प्लस अपवादः। ठीक है, तो क्या हो गया, सो अपवादः, सो अपवादः। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कहा प्लस अत्र, तो क्या हो जाएगा, को अत्र, को अत्र। ठीक है, आगे देखेंगे और देख लेंगे उदाहरण। देवः, देवः प्लस अर्च्य, क्या हो जाएगा, दे वो अर्च्य, देवो अर्च्य। ठीक है, और उदाहरण एक देखते हैं इसका। जैसे शांतः, शांतः प्लस अनल, शांतः प्लस अनल, शांतो, शांतो अनल, अनल। ठीक है, शांतो अनल। तो आपने देखा, क्या देखा कि विसर्ग का ओ हो गया। अगर यहाँ पूछा जाए कि विसर्ग किस में बदल रहा है तो विसर्ग ओ में बदल रहा है, और इस आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ये आ अवग्रह चिन्ह में बदल जाता है और विसर्ग आपका ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको विसर्ग संधि का ये नियम समझ में आया होगा। अगला ये है, अगला नियम है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला नियम ये है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ये नियम लिखा है, यहां लिख दे रही हूं। विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो, क्या हो, विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन हो, तो जो विसर्ग है तो विसर्ग का, विसर्ग का ओ होता है। ठीक है, ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख रहे अभी आ था तो अब पूर्व रूप में बदल जाता था। अब विसर्ग के बाद कोई व्यंजन है तो विसर्ग का तो ओ होगा, लेकिन आगे व्यंजन है इसलिए आगे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण देखेंगे, जैसे मनः प्लस योग, मनः प्लस योगः, तो आपने देखा यहाँ आपकी व्यंजन है तो विसर्ग का ओ हो गया मनो योग, क्या हो गया, मनो योग। ठीक है, और देखेंगे जैसे लिखा हो मनः प्लस विज्ञानः, मनः प्लस विज्ञानः, मनः प्लस विज्ञानः, क्या हो जाएगा, मनो विज्ञानः, मनो विज्ञानः। दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि मनः विज्ञाना मनोविज्ञाना। और देख लेते उदाहरण, जैसे लिखा हो यशः प्लस दा, क्या हो जाएगा, इसका ओ हो गया यशो दा, क्या हो गया, यशोदा। तो कोई पूछे आपसे कि यशोदा में कौन सी संधि है
तो आप बताएंगे विसर्ग संधि। क्या विच्छेद है? यशः प्लस दा। यस माने यस, दा माने देने वाली, जो यस को देती है उसे कहते यशोदा। आगे वाले उदाहरण आप देख ही पा रहे हैं, जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, बालः बालः प्लस चलती, तो क्या हो जाएगा? बालो। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो चा आता है तो आपका सा हो जाता है, लेकिन सा भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका इस तरह भी। ये उदाहरण आपको दो जैसा, मतलब दो तरह से मिल सकता है। तो बालस चरती भी सही है, और आपका बालो चलती भी सही है। यहाँ दोनों तरह का सही होता। तो विसर्ग संधि में इस तरह से एक एक जो संधि विच्छेद है कभी कभी दो दो जगह हो जाती, जैसे कोअपी है, आपका विसर्ग संधि भी है और पूर्ण रूप संधि भी है। इसी तरह आपका अभी बताया था विसर्ग के बाद चाय तो सा भी बन जाता है, लेकिन अगर विसर्ग के बाद कोई व्यंजन हो तो ओ भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये उदाहरण आपका दोनों तरह काम करेगा। कोई कोई उदाहरण ऐसे होते हैं जिनका एक ही से जो सही अर्थ है वो निकलता है, तो उसका एक ही तरह विच्छेद होता है। जिसका दोनों तरह से सही अर्थ निकल जाता है तो उसके दोनों विच्छेद सही माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आपने विसर्ग का अगला नियम पढ़ लिया, और अगला नियम हम देखेंगे विसर्ग का आगे। अगला नियम देखेंगे विसर्ग का आगे। ठीक है, अगला नियम ये है, अगला नियम है कि विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के बाद रा हो। ठीक है, विसर्ग के बाद रा हो। ठीक, विसर्ग के बाद रा हो तो क्या होता है? तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और विसर्ग से पहले जो स्वर होता है, आप सुन लो, विसर्ग से पहले वाले स्वर का, विसर्ग से पहले वाले स्वर, पहले वाला स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब, इससे पहले जो अगर यदि छोटा कोई स्वर है तो उसका बड़ा हो जाएगा और विसर्ग का पूर्णतः लोप हो जाएगा। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे लिखा हो निहि प्लस रज, क्या हो जाएगा? तो इसका नी विसर्ग का लोप हो गया और ये नी हो गया बड़ा, तो बन गया नीरज। जब भी आपको नीरज का संधि विच्छेद पूछे तो विसर्ग संधि बताएंगे, निहि प्लस रज, नीरज। ठीक है, निहि प्लस रस लिख दें तो क्या हो जाएगा? नी रस, नी रस। ठीक है, और उदाहरण देखेंगे जो आपको बहुत पूछा जाता है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, देखते हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, निहि प्लस, यहाँ लिखा हो निहि प्लस रोग। ठीक है, निहि प्लस रोग, तो आपका क्या हो जाएगा? इसका नी बड़ा हो जाएगा, नीरोग। जब भी आपसे कहा जाए कि निरोग सही कौन सा होता है, तो आपका जो निरोग होता है वो इसी तरह सही माना जाता है, नीरोग। ठीक है, नीरोग। तो आपने देखा कि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का बिल्कुल पूर्णतः लोप हो गया, और आपका जो पहले आपके स्वर था वो दीर्घ हो गया। तो इस उदाहरण में जैसे कि नीरज, नीरस, नीरोग आदि में हो रहा है, तो सभी में विसर्ग संधि, और ऐसे ऐसे उदाहरण से इस तरह से नियमों से होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे अगली
हमारी संधि का नाम नहीं है विसर्ग संधि में, नियम है। नियम ये है, नियम क्या है? नियम ये है कि विसर्ग के बाद, नियम ये है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का या पा आए। क्या आए? विसर्ग के बाद का और पा आए तो क्या करेंगे कि जो विसर्ग है आपका, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल, विसर्ग के बाद का आया तो आपने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा और आप शब्द को जैसा का तैसा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? जैसा का तैसा ही लिख देंगे। आगे देखेंगे उदाहरण, अधहा, अधहा प्लस पतन, तो हमने कहा पाए तब भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आप जैसा का तैसा ही लिख देंगे, अधहा पतन। ठीक है, और देख लेंगे आगे एक दो उदाहरण, अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण, क्या हो जाएगा? अंतः करण, अंतः करण। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता अंतः प्लस पुरम, क्या लिखा होता? अंतः प्लस पुरम, तो हो जाता अंतः पुरम, क्या हो जाता? अंतः पुरम। तो इस तरह से आपने देखा कि विसर्ग के बाद का और पा में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस तरह से आपने उदाहरण के माध्यम से समझा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपके दो अपवाद हैं, दो अपवाद हैं, इसमें अपवाद हैं, तो इनको देख लेंगे कि इनमें भी यही होता है। जैसे कि मैंने कहा का और पाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं नमः प्लस कारा हो जाएगा नमस्कारः, क्या हो जाएगा? नमस्कारः। ठीक है, अगला देखेंगे, पुरः प्लस कारः, पुरः प्लस कारः, क्या हो जाएगा? पुरस्कारः। इस तरह का ये उदाहरण है, तो विसर्ग संधि सब कुछ होता है, लेकिन इस नियम को, जो नियम था उसको आपका फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें ये नियम लागू नहीं हो रहा है। का के बाद ऐसा का ऐसा विसर्ग होना रहता था, लेकिन यहाँ आपका जो विसर्ग है सा में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इन दो अपवाद को भी देख लेंगे विसर्ग संधि में। आगे देखेंगे कि जो विसर्ग है यहाँ पे देखेंगे कि अगला विसर्ग संधि का ये नियम हो सकता है कि जो विसर्ग आपका है ये विसर्ग, विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। ठीक है, रा में परिवर्तन होना, अर्थात जो विसर्ग है वो रा में बदल जाएगा, परिवर्तन होना, विसर्ग का क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो कैसे विसर्ग का रा बन जाएगा? जैसे कि देखेंगे पुनः, पुनः प्लस जन्म, ऐसा लिखा हो तो आप देखेंगे पुनः प्लस जन्म, तो ये उदाहरण बहुत आता है इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। तो ये विसर्ग है आपका क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा और आगे वाले वर्ड पर लग जाएगा, पुनर्जन्म, क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म। तो आपसे पूछा जाए पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, तब आप बताएंगे विसर्ग संधि, और क्या इसका विच्छेद होता है? पुनः प्लस जन्म इसका विच्छेद होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, जैसे लिखा हो पुनः प्लस मुद्रण, मुद्रण। ठीक है, क्या लिखा हो? पुनः प्लस मुद्रण, तो क्या हो जाता है? पुनर्मुद्रण,
इस तरह से पुनर्मुद्रण, जो विसर्ग का रा बनता है वो उसके आगे वाले वर्ड पर ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अंतः, अंतः प्लस स्थान क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा होगा और आपका अंतर्धान इस तरह से सही होता है। ये आपका शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। विसर्ग का रा आगे वाले पे जाता है तो आगे वाले पे आपका चला गया। ठीक है, पितुहु, पितुहु प्लस आज्ञा, पितुहु प्लस आज्ञा, विसर्ग का रा हुआ, पी तू, राग को आ मिल गया तो शब्द हमारा बन जाएगा पितुराज्ञा। क्या बन जाएगा, पितुराज्ञा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। एक उदाहरण और लिखते, ये बहुत पूछा जाता, अंतः अग्नि क्या बनेगा। ठीक है, तो बच्चे नहीं समझ पाते इसका क्या बनेगा। विसर्ग का हमारा रा हुआ, ठीक है, रा को आ मिल गया तो क्या हो गया, अंतर ऐसा। और क्या है, अब हमारा जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो अंतरग्नि क्या हो गया, देखेंगे अंतर अग्नि इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, विसर्ग का रा बन गया, रा को आ मिल गया। ठीक है, और आगे हमारा गिनी लिखा है तो अंतरग्नि। ठीक है, अंतरग्नि इसी तरह से पढ़ेंगे और आपका यही हो जाएगा। तो यहाँ आपको जो विसर्ग संधि के सुपर टेट में आने वाले नियम थे वो मैंने बता दिए। वैसे सुपर टेट में विसर्ग संधि से कम आते हैं, लेकिन जो मैंने उदाहरण आपको बताए हैं कुछ इंगित करके, ये आता वही उदाहरण, वैसे उदाहरण अधिकांशतः कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ अगर विसर्ग संधि को हम एक कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि विसर्ग संधि लोग संधि पढ़ते पढ़ते विसर्ग संधि तक आते आते थक जाते हैं और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं कि विसर्ग संधि हमें मतलब कैसे पता चले, इसका क्या क्या नियम होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि विसर्ग के में क्या क्या नियम हो सकते हैं और कैसे आप सिर्फ विसर्ग संधि को पहचान सकते और उससे सही कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, जो विसर्ग है, जो आपकी विसर्ग है, ये सिर्फ 2-3-4 तरीके से परिवर्तन होता है इसमें, आपने देखा। तो विसर्ग का आपका सबसे पहले कभी कभी तो फर्स्ट नंबर पे विसर्ग ही रहता है। ठीक है, विसर्ग का कभी कभी तो विसर्ग ही रहता है। और अगला ये देखेंगे कि कभी कभी विसर्ग का, अभी मैंने बताया कि रा बन जाता है, तो कभी कभी सेकंड नंबर पे देखेंगे कि विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इस तरह से। और कभी कभी आपका, मैंने इससे पहले बताया कि विसर्ग का इस तरह से सा बनता है। ठीक है, और आपका विसर्ग का इस तरह से भी सा बनता है। और आपने देखा था कि विसर्ग का इस तरह से भी सा बनता था, या फिर क्या होता था, इसी तरह से 2-4 मुख्य नियम थे इसके कि विसर्ग का या तो विसर्ग ही रह जाता था, या विसर्ग का रा बन जाता था, या विसर्ग का सा बन जाता था, या विसर्ग हमारा मूर्धन्य सा में बदल जाता था, और या फिर विसर्ग दंतव्य सा में बदल जाता था। तो इसके एक एक उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि विसर्ग का विसर्ग ही रहना, ये ऊपर ही लिखा है, प्रातः प्लस काल, तो क्या हो जाता था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल। ठीक है, और इसमें देखो विसर्ग का रा ये लिखा है, पुनः प्लस जन्म, क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। तो यहाँ आपको सरल तरीके से 5 मिनट में पूरी विसर्ग संधि के नियम समझ में आ जाएंगे। जैसे लिखा हो, निहि प्लस छलम, निहि प्लस छलम क्या हो जाएगा, निश्छलम, निश्छलम। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो देख लेते हैं कि आगे और इसका क्या उदाहरण हो सकता है। जैसे निहि, निहि प्लस ठुर क्या हो जाएगा, नेष्ठुर, नेष्ठुर। ठीक है, नेष्ठुर। इसका देख लेते हैं, नमः, ये बहुत पूछा जाता है इसलिए लिख दिया,
नमः प्लस कार, नमस्कार। तो यहां आपने देखा कि जो विसर्ग संधि के हमने नियम आपको 20 से 30 मिनट में पढ़ाए थे, वो सभी नियम मैंने 5 मिनट में शॉर्ट करके बता दिए कि विसर्ग इनमें परिवर्तन हो सकता है, और ऐसे कुछ उदाहरण हो तो विसर्ग संधि होती है। और जब आपको इस तरह के उदाहरण दिए जाएंगे तो आप तो देख ही सकते हैं कि विसर्ग दिखाई दे रहा है, तब तो विसर्ग संधि बिल्कुल आसानी से पहचानी जा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको सभी संधियां पूरी करा दी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 4 से 5 उदाहरण जो हैं, वो जो मैंने नियम बताए हैं वो यहाँ आपके जो नियम हैं वो उसमें लागू नहीं होते हैं, और उसमें कुछ और संधि हो जाती है। और कुछ ही 4 से 5 6 उदाहरण हैं जो आपके सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं, इसलिए उन उदाहरणों को आप अलग से लिख के उनको ऐसे ही याद कर लेंगे कि इनमें ये संधि है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बताते हैं। बस 5 मिनट में और आपकी अपनी संधि पूरी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि आप इसमें लिख लेंगे संधि के अपवाद। क्या लिख लेंगे? संधि के अपवाद, ठीक है। तो देखते हैं संधि के कुछ अपवाद हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। संधि के अपवाद, ठीक है। देखो, जैसे मैंने बताया था, जो आते हैं वही बता दे रही हूं। जैसे अच्छ प्लस ऊहिनी, अच्छ प्लस ऊहिनी, हर संधि के अपवाद का अपना सूत्र है, लेकिन हमें यहाँ सूत्र से कोई मतलब नहीं। इसमें क्या बनता है, कौन सी संधि होती है, इतना ही आपको याद रखना। आ के बाद ऊ आता था, ओ बनता था, ऐसा गुण संधि में होता था, मैंने स्वर संधि में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ उसका अपवाद हो रहा है, मतलब ये उसका नियम नहीं लागू हो रहा है, और आपकी हो रही है वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि, ठीक है। अच्छौनी, औ की मात्रा लग गई, ऊ आने पर भी औ की मात्रा लग गई, अच्छौनी, वृद्धि संधि, ठीक है। जैसे लिखा हो प्रा, प्रा प्लस ऊढ़ा, वही चीज हमने बताया था, आ के बाद ऊ आए ओ होगा गुण संधि में, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपका बनेगा प्रौढ़ा, और संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। आप ऐसे ही लिखते रहिए और इनको याद करते रहिए, ये अपवाद ही संधि में बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे, जैसे लिखा हो सुख प्लस रितहा, सुख प्लस रिथा, आ के बाद ऋषि आए, अर बताया था, लेकिन यहाँ आर होगा और हो जाएगा सुखार्थहा, सुखार्थहा, संधि का नाम। वहां तब गुण संधि था, लेकिन अब वृद्धि संधि हो जाता है, ठीक। रित का एक और लिख लो उदाहरण, कष्ट, रित कभी भी आता है तो ऐसे ही बनता और वृद्धि संधि हो जाती है। कष्ट प्लस रितहा क्या बन जाएगा? कष्टार्थः, कष्टार्थः, वृद्धि संधि, ठीक है। प्रा प्लस ऋणम, प्रारणम, प्रारणम, और वृद्धि संधि, ठीक है। स्वा प्लस ईरड़ी, ईरड़ी, आपको बताया था आ के बाद ई आए, ए बनेगा गुण संधि में, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ स्वैरिणी इस तरह से बन जाएगा वृद्धि संधि में, स्वैरिणी, वृद्धि हो रही, दो मात्राएं हो रही। स्वा प्लस ईरम, स्वैरम, क्या हो जाएगा? स्वैरम, और ये होगा आपका वृद्धि संधि में, ठीक। किस संधि में? वृद्धि संधि में। अगले कुछ और आपके जो अपवाद हैं 1 से 2, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई
व्यंजन आ जाता है, मतलब कि यहाँ आप देख रहे हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन है। तो जब भी कोई व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन संधि होती है। तो इसका आपका जो बनेगा वो तो पतंजलि इस तरह बन जाएगा, पतंजलि, ठीक है। लेकिन आपका ये संधि का नाम पूछा जाए तो ये पूर्व रूप संधि मानी जाती है, होती है, ठीक है। और ऐसा आपको पूर्व रूप संधि में बिल्कुल नहीं बताया गया था, तो ये उसका अपवाद है। क्या है? अपवाद है, ठीक। अगला अपवाद, मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा, मनीषा पूर्व रूप संधि है। किसमें आएगी? पूर्व रूप संधि। जबकि यहाँ आपको हलंत लगा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा व्यंजन संधि है, लेकिन आपकी व्यंजन संधि नहीं है। अगला देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देख लेते हैं कि हाँ आपको दिखाई दे रहा अभी। जैसे कि अगला उदाहरण अपवाद में है, यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे। अगला उदाहरण है कर्क प्लस अंधु, ये अलग है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे इतने उदाहरण अलग हैं, देख लेते हैं। कर्क प्लस अंधु, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि आ के बाद आए तो बड़ा हो जाता दीर्घ संधि में, ऐसा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि आपका जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा कर कंधु, मतलब कि यहाँ कोई बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि ये दीर्घ संधि है, क्या संधि है? तो इस संधि का नाम भी पूर्व रूप संधि होगा, पूर्व रूप संधि, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने कि कुछ संधि में जो नियम बताए थे उन नियम को फॉलो ना करके, उन नियम का जो लागू हैं वो ना होके कोई दूसरी तरह से बन जाते हैं। और भी एक उदाहरण है इसमें, सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु, ठीक है। तो का आ और आ बड़ा सकांधु होना चाहिए था, और ऐसा रूल दीर्घ संधि में था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सकंधु, सकंधु, और ये हमारा पूर्व रूप संधि में आ जाता है। किस संधि में आता है? पूर्व रूप संधि में आता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको जो संधि से संबंधित अपवाद थे वो भी बता दिए हैं, और सभी संधि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं। तो ऐसे आशा करती हूँ कि आपको संधि अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आगे अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।